हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे, राइट। एंड हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, देन उसका प्रिंट निकलवाना है, उसके बाद अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, राइट। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आप काफी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं एंड आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप होने वाले हैं, राइट। आप सभी को पता होना चाहिए कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस का, राइट। इस सेशन में, इस वीडियो में हम 39 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, राइट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 39 क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम। आप सभी को पता है कि हम आईयूपीएससी नेमिंग के क्वेश्चंस एंड आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। 39 क्वेश्चन करने वाले हैं आप, 39 क्वेश्चंस। तो जनाब सीट की पीटियां बांध लीजिए, शुरू करने वाले हैं हम इस वीडियो को। पूरा फोकस आपका स्क्रीन पर ही होना चाहिए, राइट। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 आपको दी गई है। एक तरफ है मैकेनिज्म स्टेप्स, दूसरी तरफ है इफेक्ट। तो आपको इनकी मैचिंग करनी है, राइट। प्लस आर माइनस आर प्लस ई माइनस ई, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है तो वो होने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट, ऑब्वियसली। अगर विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो वो होने वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। चलिए थोड़ा कुछ समझ में आया, बाकी यहाँ पर देखते हैं ए का क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसमें हो रहा है बी एंड सी में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं। दैट मीन्स प्लस आर हो जाने वाला है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से सुनिए। इलेक्ट्रॉन का अगर बाहर से आना या जाना हो रहा है बाहर से तो रेजोनेंस इफेक्ट होने वाला है, राइट। और प्लस आर के केस में NH2 ग्रुप, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NH2, इस वजह से होने वाला है प्लस आर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो माइनस आर होता, वो आपको डी में देखने को नजर आ जाएगा, राइट। डी में देखिए NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ऑब्वियसली आप इनको एरोस को देख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये हो जाने वाला है माइनस आर, सिंपल है। तो आर इफेक्ट को आपने मार्क कर लिया है। अब बारी है जनाब प्लस ई एंड माइनस ई की, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अगर आप सभी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में आप देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट। तो बेशक यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपसे पूरी जानकारी पूछी गई है। अगर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप परफेक्ट तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको समझ में यहाँ से आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पर हम वापस आए, इससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम करा दें ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है ये? इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। चलिए कौन सा भैया इनकरेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, बट आपका आंसर सही नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर अगर दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं तो सही है, सिंपल है। अगर एक प्रेजेंट ही नहीं होगा तो डोमिनेशन कहाँ से हो जाएगा? अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, ये आप याद कर लीजिए, सही है। सेकंड को देखिए, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, बिल्कुल सही जनाब। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अगर रिएजेंट है तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली। अगर रिएजेंट प्रेजेंट है, अगर रिएजेंट प्रेजेंट है तभी जनाब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको नजर आएगा। अगर रिएजेंट अब्सेंट है, रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपको वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नजर नहीं आने वाला। दैट मीन्स वो टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट की प्रेजेंस में ही आपको नजर आएगा। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई गलती यहाँ पर है नहीं। थर्ड को देखिए, हाइड्रोजन आयन दैट इज H पॉजिटिव शोज निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी आप देख लें, या फिर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक बार आपको डेफिनेशन वाइज समझा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट
दैट्स इट। क्या होता है देखिए, अगर आप लैंग्वेज से समझना चाहें समझिए, या फिर जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर लिखते हैं द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपसे पहले ही कहा है अगर विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने वाला है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको नहीं आता है तो जनाब शॉर्ट नोट कॉपी उठाइए, इसको नोट करिए, सिर्फ सुनना नहीं है, नोट भी करते जाना है, राइट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल in presence of attacking reagent, in presence of attacking reagent, बाकी तो आप आगे लिख ही लेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो सभी आने की जरूरतें हैं नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, ई प्लस ई माइनस, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ई प्लस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द रिएजेंट, नोट कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द रिएजेंट। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी आप आगे लिख पाएंगे। ट्रांसफर ऑफ रिएजेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द रिएजेंट, राइट। ये हमने बोला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट मीन्स ई निगेटिव क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रिएजेंट। बड़ा ही हॉस पॉच सा हो गया है, बड़ी ही गंदगी यहाँ पर हो गई है, बट आप समझ पाएंगे अगर आपने सही सुना है, तो इसमें कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। ई निगेटिव यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अवे फ्रॉम द रिएजेंट, सही है? कोई दिक्कतें तो जनाब नहीं नजर आ रही हैं, सही है, गॉट इट। देखिए थर्ड वन, हाइड्रोजन आयन H प्लस शोज निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जनाब ये हो जाएगा गलत, H प्लस निगेटिव नहीं पॉजिटिव शो करने वाला है, दैट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको इनकरेक्ट पता करना था, राइट, सही है। फोर्थ को भी देख लीजिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट ओनली। अभी अभी जनाब हम आपको बताकर आए हैं, इसीलिए तो इसको टेम्परेरी इफेक्ट बोला जाता है। तो ये तीनों लाइनें सही हैं, वन, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये वाले आंसर नहीं होने वाले, ऑब्वियसली थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। नहीं आया जो जनाब दोबारा से देखिए, पीछे जाइए, दोबारा से वीडियो को चलाइए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, राइट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्रैक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम फटाफट से क्रैक कर देंगे। देखिए यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली जनाब हो ही रहा है, राइट। H प्लस यहाँ पर है, अभी भी आपको बता कर आए हैं, H प्लस निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इसलिए जनाब यहाँ पर प्लस ई लिखिए, यानी कि थर्ड वन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? CN, दैट यहाँ पर भी विद इन द मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर जनाब माइनस ई हो जाने वाला है, दैट मीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सही है। देखिए जो यहाँ पर है ना, इस वाले बी में H प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वही आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। अगर आपने शिद्दत से PYQ सॉल्व किए होंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम में, राइट, सही है, कोई दिक्कत। चलिए आंसर को मार्क कर लेते हैं। ए का क्या होना चाहिए? प्लस आर कहाँ पर है? ए का फोर्स होना चाहिए, ए का फोर्स होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ग्रेट। यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर ना भी आता होता तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट एट द एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बी को क्या होने वाला है? प्लस ई, दैट मीन्स थर्ड, यस बी का थर्ड, सी का जनाब माइनस ई 1, सी का 1, डी का सेकेंड, दैट्स ग्रेट। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको रिवाइज जरूर से करना है इन दोनों क्वेश्चंस को, फर्स्ट एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जनाब, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट, ओहो डज नॉट इनकरेक्ट, इन पर अंडरलाइन फटाफट से कर लेनी है। गिव लेसेंस टेस्ट, ओके। चलिए इनका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला? NH2CONH2, राइट। और जनाब फिनाइल हाइड्राजीन का क्या होता है? C6H8N2। ग्लाइसिन का क्या होता है? C2H5NO2। अब बारी है जनाब हाइड्राजीन की। फिनाइल हाइड्राजीन का तो होता है C6H8N2, बट हाइड्राजीन का होता है जनाब N2H4, राइट। अभी आप इन चारों को ध्यान से देखिए,
यूरिया, फिनाइल हाइड्राजीन, ग्लाइसिन एंड हाइड्राजीन। जब आप इन चारों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाइड्राजीन में कार्बन एब्सेंट है। हाइड्राजीन में कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ये रेसेंस टेस्ट नहीं देने वाला, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, रेसेंस टेस्ट के लिए जनाब आपके पास कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो ये वाला रेसेंस टेस्ट नहीं देने वाला। राइट, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखिए जनाब चौथा क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये चारों क्वेश्चन 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में ही पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। राइट, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स फॉर C7H16, तो ये है बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, -1 लेकर बैठा हुआ है। ये थोड़ी सी भी गलती करेंगे माइनस में मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके पास होंगे नहीं, थोड़ी सी भी गलती एंड -1। चलिए हम अच्छा सा पेन लेकर आते हैं। ओहो, ये शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा कलर ले लिया हमने। यस, चलिए अच्छा सा कलर है तो अच्छा सा क्वेश्चन भी है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहली बार तो हम नॉर्मल चेन ड्रॉ करने वाले हैं। C7H16 यानी कि 7 कार्बन होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। क्या 16H ड्रॉ हो चुके हैं? यस, 3 यहाँ पर, 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16, 16 हाइड्रोजन है, 7 कार्बन है। ठीक है जनाब, डिफरेंट चेन आइसोमर आपको बनाने हैं, यानी कि चेन को आप इधर उधर करेंगे। ग्रेट, चलिए ये तो हो गई 7 कार्बन की चेन। अब हम 6 कार्बन की चेन बनाने वाले हैं। 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई जनाब। 7वां कार्बन यहाँ पर हो जाएगा। ग्रेट, बड़ी ही अच्छी बात है। और 6 कार्बन की चेन एक बार फिर से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 7वां कार्बन कहाँ पर लगाएंगे हम? यहाँ पर लगाएंगे। सही है। अब जनाब अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला कार्बन अब यहाँ पर ले आएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, ओके, क्या 7 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे? 6 1 2 3 4 5 6, ये सही है। राइट, तो 7 कार्बन की चेन बना ली हमने। अब हम 5 कार्बन की तरफ जाएंगे, क्योंकि चेन आइसोमर्स बनाने हैं हमको, तो चेन को ही हम इधर उधर करेंगे, बाकी चीज़ें हमको सॉल्व होते हुए मिल जाएंगी। 5 कार्बन बनाएंगे हम। 2 3 4 5, तो 5 कार्बन यहाँ पर हो गए। अब बचे हैं 2 कार्बन, कैसे लगाएंगे? ओके, दोनों कार्बन यहीं पे लगा दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां आइए, सॉरी 1 2 3 4 5, यस 3 4 5, 5 कार्बन एक बार फिर से हो गए। 6 और 7, यानी कि एक यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए। ग्रेट, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ये हो गए। और जनाब यहाँ पर ही दोनों लगा देते हैं इस बार। सही है, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 5, देखिए थोड़ा सा भी आपका इधर उधर होगा फोकस तो दिक्कतें होंगी। पूरा फोकस बनाकर रखिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सही है, इसको देखिए। अब 5 कार्बन की चेन जनाब आप बना रहे हैं, तो ये 2 कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार यहाँ हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, तो अब कहाँ बचे हैं? इस बार यहाँ पर कर दीजिए। सही है, 2 3 4 5, तो अब जनाब 2 कार्बन लगाने हैं, तो जो 2 कार्बन आपको लगाने हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। राइट, इथाइल, अभी तक आप मिथाइल का एडिशन कर रहे थे, अब इथाइल का एडिशन कर लीजिए। सही है, कुछ भी गलतियाँ आई थिंक हमने अभी तक करी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन चुके हैं। अब जनाब 5 कार्बन वाले और तो बनेंगे नहीं, तो 4 कार्बन वाले बनाने की बारी आ चुकी है। 1 2 3 4, सही है। राइट, अब जनाब ध्यान से देखिए, एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा और 2 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे। सही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन हो चुके हैं। इनके अलावा आप कोई और स्ट्रक्चर और कोई और आइसोमर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे C7H16 का। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो जनाब प्रैक्टिस करिए, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा इनमें से ही घूमकर आप आ चुके हैं। राइट, तो ये हो जाएगा पहला वाला, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5th वन, 6 7 8 एंड 9, तो आपको मिलने वाले हैं 9 आइसोमर, 9 चेन आइसोमर ऑफ C7H16। राइट, अगर आप नेमिंग करना चाहते हैं जनाब कर लीजिए। इसकी होने वाली है एन हेप्टेन, सिंपल सी चेन है, 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्टेन ही होने वाला है। ग्रेट, एन हेप्टेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 कार्बन की चेन है, सेकेंड पर मिसाइल है, वो होगा। राइट, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे 1 2, तो सेकेंड पर मिसाइल होने वाला है। 6 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स 2 मिसाइल हेक्सेन, सिंपल है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 1 2 3 मिसाइल हेक्सेन। तो जनाब बेसिक से भी बेसिक की नेमिंग है, आप सभी को आती होंगी, इनको बताने के ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। राइट, बहुत ही आसान है, पहली क्लास में ही आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं।
क्योंकि जनाब IUPAC नेमिंग में तो आपने मास्टरी हासिल कर ही रखी है। गॉट इट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। बाकी आप इनको दोबारा से देखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 9 चेन आइसोमर होने वाले हैं C7H16 के केस में। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन आपके पास है एंड आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जनाब हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है हमने आपको, एना। एना क्या बोल दिया हमने, इधर ऐसे देखिए, एना, राइट। ए से एरोमेटिक, ए एन एन टी, सॉरी ए ना, ओहो हमने ही गलत कर दिया है, दूसरे को बताते बताते जनाब हमसे गलतियां होने लगी। ए ना तो एन ए लिखना था, रेट। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो जनाब ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपको एरोमेटिक मिल चुका है जनाब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, सही है। अगर एंटी एरोमेटिक मिल चुका है तो वो सबसे कम स्टेबल होगा, सही है। स्टेबिलिटी आपसे पूछी गई तो आपको यहाँ पर ढूंढिए, जो एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है, सही है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक अगर आपको नहीं पता है जनाब फटाफट से रिवीजन करा देते हैं हम, बाकी आपको आता ही होगा। साइक्लिक, कंजुगेशन एंड प्लेनर, ये 3 कंडीशन होती हैं। अगर साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, तो आगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, सही है। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो जो वो जनाब हो जाने वाला है नॉन एरोमेटिक। इन तीनों में से साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। बट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फर्दर हम आगे आएंगे। अब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में हम डिवाइड करेंगे। एरोमेटिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं एंड सो ऑन, सिंपल है इस तरीके से। एंड जनाब यहाँ पर एंटी एरोमेटिक के केस में 4 पाई यानी कि 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, 4 n पाई कर लीजिए, चलिए ऐसे कर देते हैं, एंड सो ऑन, यानी कि 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन, ग्रेट। इस तरीके से होना चाहिए तो वो जनाब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक हो जाने वाला है। थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं जनाब जाइए रिवीजन वीडियोस को देखिए, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, पहला देखिए, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है एंड प्लेनर भी है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आप कैसे करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, सही है। लोन पेयर है तो जनाब वहाँ पर भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर वापस आते हैं। 2 4 क्या हो गया, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे, 2 इसकी वजह से, तो 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक, दैट मीन्स सबसे कम स्टेबल। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है। बी को देखिए, सी को देखिए, चलिए यहाँ पर हम वापस आएंगे, डी को देख लेते हैं। डी के केस में क्या होने वाला है, डी क्या है जनाब, ये ऑब्वियसली ये बी और सी दोनों ही क्या है, नॉन एरोमेटिक है, सही है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेनर नजर नहीं आएगा, साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, राइट। तो ये नॉन एरोमेटिक है। बट वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एरोमेटिक। ये डी को देखिए, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की वजह से। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की वजह से भी काउंट होंगे, निगेटिव की वजह से भी काउंट होंगे। पाई डबल बॉन्ड अगर है तो वहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होने वाले हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे। 2 2 2 दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी अभी हम आपको बता कर रहे हैं एरोमेटिक होता है। ये देखिए, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स ग्रेट। यानी कि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, दैट मीन्स डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। अब बात करें बी और सी की, तो जनाब सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू बी। एंड यहाँ पर ऐसा हमने क्यों बोल दिया, क्योंकि जनाब एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी जैसा आपने कुछ सुना होगा, राइट। एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी की वजह से सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है बी से। तो जनाब ऐसा कोई करेक्ट ऑर्डर आपको नजर आ रहा है क्या, डी सी बी ए, डी सी बी ए, तो यानी कि ये ए ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, राइट। फोर्थ इसके लिए, थर्ड इसके लिए, सेकेंड फर्स्ट। थोड़ी सी जो भी यहाँ पर एरर्स आपको नजर आ रही हैं वो जब आप पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, राइट। कोई परेशानी की बात नहीं है, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बाकी ऑप्शंस तो आप मार्क कर ही लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइऑल। ओके, बेंजीन 1,2 डाइऑल है
उसका कॉमन नेम आपसे पूछा गया है, कैटेकॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल। बड़ी ही अच्छी बात है, कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं बेंजीन 1,2 डाइऑल। चलिए जनाब बेंजीन बनाइए, ये बन चुका है बेंजीन 1,2 डाइऑल, यानी कि ये 2 एल्कोहल ग्रुप आपको लगाने हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, या फिर ये 1 या 2। सिंपल है, इसमें कौन सा तीर चलाना है। तो बताइए जनाब इसका कॉमन नेम क्या है। इसका जनाब कॉमन नेम होने वाला है कैटेकॉल। तो बेसिकली याद अगर होंगे तो मार्क हो जाएंगे, याद नहीं है तो मार्क नहीं हो पाएंगे। सही है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी कॉमन नेम आपको याद करा देते हैं इसके साथ ही हम। जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये हो गया है आपके पास फिनॉल। सिंपल है। अगर इस फिनॉल पर आप दूसरा एल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, जो यहाँ पर लगाया गया है, तो उस केस में हो जाने वाला है कैटेकॉल। सिंपल। बट अगर वो एल्कोहल ग्रुप आप ऑर्थो पर नहीं बल्कि मेटा पर लगाते हैं तो वो हो जाने वाला है रिसोर्सिनॉल। सही है, रिसोर्सिनॉल, जो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन में सॉरी फोर्थ ऑप्शन में नजर आ जाएगा। अब अगर उसी यानी कि फिनॉल पर, फिनॉल हो गया ये, अब जो एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं एल्कोहल ग्रुप वो ऑर्थो मेटा पर नहीं बल्कि पैरा पर लगा दें तो वो हो जाने वाला है क्विनॉल, जो कि आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में नजर आ जाएगा। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी बोला जा रहा है उसको समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है बट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठनी चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल पर OH ग्रुप आप ऐड करेंगे तो सारे नाम आपको पता चल चुके हैं। एंड आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ऑर्थोक्रिसॉल, इसको भी बता ही दो। चलिए इसको भी बता ही देते हैं। एक बार फिर से हम एल्कोहल ही लेने वाले हैं। ठीक है, बेंजीन थोड़ी सी अजीब बनी है बट समझ जाइए। अभी तक हम क्या ऐड कर रहे थे, दूसरा एल्कोहल ग्रुप, बट अब हम ऐड करने वाले हैं CH3। अगर ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपने CH3 लगाया तो वो हो जाने वाला है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर मेटा पोजीशन पर CH3 लगाएंगे तो वो हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। एंड अगर पैरा पोजीशन पर CH3 लगाएंगे तो वो हो जाएगा पैराक्रिसॉल। तो कई सारे कॉमन नेम हमने आपको खुद ही याद करा दिए हैं, बाकी आप कुछ और याद कर लीजिएगा, काफ़ी फायदा आपको हो जाने वाला है। सही है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करें। यस डेफिनेटली हमें मूव ऑन करना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो बेशक आपको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यस ऑप्शन नंबर ए सिलिका, सॉरी ऑप्शन नहीं, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि सिलिका जेल यूज होता है एज ए द एडजॉर्बेंट, और एल्यूमिना भी एडजॉर्बेंट ही होता है जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। सही है, तो ए और बी का कौन सा ऑप्शन है जनाब, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे। सिलिका जेल में क्या होता है, पोलर प्लस एसिडिक। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाकी नहीं भी पता होगी तो कोई बहुत दिक्कतें नहीं है। ये सिलिका जेल पोलर प्लस एसिडिक, एंड एल्यूमिना में आप कर सकते हैं पोलर प्लस बेसिक। सही है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट क्या होता है। सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, सिलिका जेल की आपको थिकनेस पता ही होगी 0.2 mm। नहीं पता है जनाब, पता करिए, हमारी वीडियोस को देखिए जो हमने वीडियो बना रखे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। डेस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब कुछ यार, सब कुछ हमने सब कुछ कराया हुआ है। सारी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स को हमने कवर किया है, साथ में कुछ PYQs भी कराए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते चलें। सही है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं हम। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी भी गलती -1, बाकी क्वेश्चन आसान ही है, बहुत टफ नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो बेशक आपसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग कराई जा रही है। 2 ऑक्सोहेक्स 4 आइन ओइक एसिड। ओहो, IUPAC नेमिंग अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं आती है तो फंस के रह जाओगे। 2 ऑक्सोहेक्स 4 आइन ओइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड दैट मीन्स 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर 3 डबल बॉन्ड OH ग्रुप होने वाला है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने वाला है। X यानी कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 2 3 4 5 6। देखिए आपको काउंटिंग करनी है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की, तो प्रॉपर ओपन करके ही ड्रॉ करिए तो आसानी रहने वाली है। 6 कार्बन हो गए, 6 लिखा हुआ था तो हम समझ गए 6 कार्बन होंगे। 4 आइन यानी कि 4th नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड तो पता ही होगा, YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन इन आइन पढ़ा है यार, इसमें क्या है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फालतू में। 4 आइन ओइक एसिड यानी कि COOH ग्रुप
बनने वाला है। तो अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करने वाले हैं तो जनाब इसी को करना होगा COOH ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH, दैट मीन्स ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी को हम बोलने वाले हैं ओइक एसिड, जो हम नेमिंग करेंगे, यानी कि नेमिंग हम इस तरफ से शुरू कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन है, इस तरफ नेमिंग शुरू कर चुके हैं। तो यस डेफिनेटली 1 ओइक एसिड ये बन चुका है। 2 ऑक्सो यानी कि सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन का ग्रुप होना चाहिए, दैट्स ग्रेट। 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइन 1 2 3 4, यस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए हमको, यस मिल चुका है। अब हम सारे H ओपन करके बना लेते हैं ताकि दिक्कतें ना हो, इसलिए हम नंबरिंग को हटाएंगे। राइट, H ड्रॉ करने के लिए चलिए ये रेड पेन ले लेते हैं। ध्यान से देखना है, कार्बन की चारों मॉलिक्यूल सेटिस्फाई हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी कार्बन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने वाला, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, बट इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होने ही होने वाले हैं। यहाँ पर भी कार्बन की चारों मॉलिक्यूल सेटिस्फाई हो चुकी हैं, 3 बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट पर 3 हाइड्रोजन हो जाने वाले हैं। आई थिंक हमने पूरा स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ कर लिया है, आप भी देखिए। एंड अब हमें काउंटिंग करनी है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो जनाब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे हम। देखिए सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होने वाले हैं, चलिए फटाफट से इनको लिख लेते हैं, सिग्मा सिग्मा। राइट, ये सारे सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पर अभी हम वापस आते हैं, बाकी हम भूले नहीं हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम भूल गए हैं। राइट, तो ये जनाब आपके सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं, दैट्स गुड। देखिए अब जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, इस डबल बॉन्ड पर भी एक सिग्मा एक पाई है। और अब जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई होते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड में। जनाब सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दैट मीन्स 14 सिग्मा है। पाई कितने हो जाएंगे? पाई 1 2 3 4 यानी कि 4 पाई। आपसे पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 18 आने वाला है, दैट मीन्स 18 यहाँ पर आपको लिखना था। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कतें नहीं होंगी आई थिंक। अगर आप स्ट्रक्चर को सही तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो काउंटिंग तो बच्चों का खेल हो ही जाएगा, बट आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना होगा। सही है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा गया है। हो सकता है आपको नजर ना आए, बट डेफिनेटली जो आपको PDF मिलेगी वहाँ सब कुछ नजर आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बाकी तो यहाँ पर हम आपको बता ही रहे हैं क्या लिखा है। प्रेजेंट इन इथाइलिन, तो इथाइलिन का मॉलिक्यूल बनाइए। कितना जनाब आसान हो चुका है ये, इथाइलिन का मॉलिक्यूल यही तो होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को तो हम इथाइलिन बोलते हैं। इसमें भी इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, एक H यहाँ पर बना लीजिए, एक H यहाँ पर बना लीजिए, इस तरफ भी हम 2 H बना लेंगे। अभी अभी हमने आपको बताया कि सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दैट मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा हो जाएंगे, 4 सिग्मा यहाँ पर। और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, दैट मीन्स 5 सिग्मा और एक पाई हो जाने वाला है। 5 सिग्मा एक पाई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक बार फिर से दिमाग खुल जाना चाहिए। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। असर्शन क्या है जनाब? This form of alkene is found to be more polar than the transform region. Dipole moment of trans isomer of 2-butene is 0. Okay, that's great. तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम जगह बनाते हैं एंड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2-ब्यूटीन, तो चलिए हम 2-ब्यूटीन का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी इस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में हमको बताना है। तो CH2 यानी कि CH ऐसे ड्रॉ करेंगे, नहीं CH नहीं, इसको हम हटा ही लेते हैं, ओपन करके ड्रॉ कर, तो आसानी रहेगी आपको समझने में। डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, CH3 यहाँ पर कर दीजिए, CH3 यहाँ पर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम सिस फॉर्म बना रहे हैं। राइट, ये हो गई है जनाब सिस फॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में क्या करना होगा हमको? दोनों CH3 अपोजिट साइड रखने होंगे। राइट, ये हो जाएगा जनाब ट्रांसफॉर्म। राइट, आपसे पूछा गया है दिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांसफॉर्म। राइट, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ट्रांस। राइट, अब डाइपोल मोमेंट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हो जाने वाला है। राइट, यहाँ पर जनाब इस तरीके से हो जाने वाला है। ट्रांसफॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा।
तो जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन 0, राइट। बट यहाँ पर देखिए दोनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे की तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जनाब वेक्टर सम होता है, राइट। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो आपको वेक्टर सम करना होता है। जब आप वेक्टर सम करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि पोलैरिटी सिस फॉर्म की ज़्यादा है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जब आप निकालेंगे तो वेक्टर सम कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 0 नहीं आएगा, राइट। बट यहाँ पर जनाब 0 आ जाने वाला है, सही है। रीजन क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटेन इज 0। ऑब्वियसली जनाब अभी अभी हमने आपको बताया कि जब आप इनका एडिशन करने वाले हैं, नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए होता है हमको। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको एडिशन करने वाले हैं तो ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, यानी कि रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो गलत क्या है? कुछ नहीं। आपको ऑप्शन नंबर 1 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, राइट। सही है, क्वेश्चन तो सही है, बट प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी, बाकी आप समझदार हैं ही थोड़ा बहुत, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। 5th अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बड़ी ही ध्यान से करना है हमको। फॉर द कंपाउंड्स, यहाँ पर 4 कंपाउंड हमको दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए जहां कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आई तो बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का सबसे ज़्यादा होने वाला है, सिंपल है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का सबसे ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद पोलैरिटी देन नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देन जो नॉन पोलर होगा उसका। तो पोलैरिटी लिख लेते हैं। पोलैरिटी किससे अच्छा है, या फिर हम हाई पोलर लिख लें, क्योंकि जनाब कुछ हाई पोलर होते हैं, कुछ कम पोलर होते हैं, राइट। हाई पोलैरिटी, देन लो पोलैरिटी, एंड लास्ट में आपको लिखना है नॉन पोलर। जनाब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो लिखे जा रहे हैं ये सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं लिखे जा रहे हैं, इनको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आगे दिक्कतें ना हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ए को देखते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे ही आप फोर्थ को देखेंगे यहाँ पर OH को पाएंगे। OH बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल होगा, राइट। तो उसमें भी OH होने वाला है। हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ OH ड्रॉ कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल का, राइट। तो OH यहाँ पर भी होने वाला है, बाकी का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे इन सभी चीज़ों को, सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने वाली है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, सही है। एंड बाकी तीनों में जब आप चेक करेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलने वाली। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी वेट वेट, यहाँ पर डी, ये जो 4 कंपाउंड दिए हुए हैं यहाँ पर डी की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 नहीं होने वाला, सेकेंड एंड थर्ड में ही होगा, सही है। अब देखिए पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी कहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको नजर आ जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन है। दैट मीन्स ये हो जाने वाला है नॉन पोलर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। दैट मीन्स बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है, सही है। बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो यस कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको सही मिल जाएगा। ए एंड सी में आप हाई पोलैरिटी लो पोलैरिटी से पता कर पाएंगे, ग्रेट। सी ऑप्शन को देखिए, डी से थोड़ा सा कम है, तो ऑब्वियसली ये हाई पोलैरिटी वाला है। सी हाई पोलर, ए लो पोलर, राइट। तो डी के बाद क्या आने वाला है, सी, सी के बाद क्या आने वाला है, ए। डी सी ए बी, इधर से देखिए आप डी सी ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। बट एट द एंड आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेट। देन हाई पोलैरिटी, लो पोलैरिटी एंड नॉन पोलर, सही है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जनाब, करेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ओहो, फॉलोइंग कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा गया है करेक्ट नोमेनक्लेचर, बट यहाँ पर कंपाउंड तो है ही नहीं। कंपाउंड नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर जो भी कंपाउंड हो चाहे ना हो, बट जो आपको पीडीएफ मिलेगी वहाँ पर कंपाउंड मिलने ही वाला है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो चुके हैं। तो चलिए पहले हम कंपाउंड देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करने वाले हैं, कंपाउंड देख कर जनाब हम वापस आते हैं।
तो यस हियर इट इज, तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है, आपको ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है, राइट। एंड जनाब इसकी नेमिंग करनी है आपको, कैसे करेंगे? इसके लिए हम कौन सा पेन लेकर आए हैं, देखिए रंग हमको पता नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए इसको, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहाँ से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। आप सभी को पता है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। अगर कहीं पर भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है तो उससे पहले नेमिंग जनाब किसी और को देनी ही नहीं है। सबसे पहले नेमिंग हमको COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही देनी है, जो आप यहाँ पर देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जनाब नेमिंग यहीं से शुरू होने वाली है, नंबरिंग यहीं से शुरू होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। जनाब नंबरिंग तो यहीं शुरू होने वाली है। एक चीज़ तो हमने क्रैक कर ली, राइट। अब क्या करना है हमको, उसके बाद हमको नेमिंग करनी है। फोर्थ पर क्या है, हाइड्रोक्सी। फोर्थ पर हाइड्रोक्सी है, डेफिनेटली है फोर्थ पर हाइड्रोक्सी। हेप्ट यानी कि 7 कार्बन है, दैट्स ग्रेट। 7 इन 1 OH, देखिए चारों ऑप्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, या फिर चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। इन 1 अल, तो यहाँ पर 1 अल लिखा हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने नंबरिंग कराई है एल्डिहाइड ग्रुप से। तो जनाब एल्डिहाइड ग्रुप से तो नंबरिंग होने वाली है नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के केस में कार्बोक्सिलिक ही डोमिनेट करता है, राइट। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, हालांकि फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है बट थर्ड फोर्थ ऑप्शन होंगे ये, एंड दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल यानी कि नंबरिंग करवाई जा रही है एल्डिहाइड से, जो कि हो जाएगा गलत। बाकी इसकी आप जब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेकंड को तो आसानी से समझ पाएंगे, बट इसकी नेमिंग हम कर ही लेते हैं। 2 फॉर्माइल या फिर 4 हाइड्रोक्सी, बताइए कौन सा ही होगा। अगर आप 2 फॉर्माइल लिखेंगे तो F आएगा, 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे तो H आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ABCDEF, CH तो बाद में आता है F, यानी कि इसको हमें पहले लिखना होगा 4 फॉर्माइल। बाकी आप ऑप्शन से भी आसानी से करेक्ट कर पाएंगे, बट नेम कैसे लिखना है उसको समझिए। 4 फॉर्माइल अब लिखना है, सॉरी 4 फॉर्माइल नहीं 2 फॉर्माइल होगा, करते हैं हम 2 फॉर्माइल जो कि यहाँ पर है 2 फॉर्माइल, देन 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, राइट। 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। अब क्या करना होगा हमें, 7 कार्बन की चेन है तो यस हेप्ट। क्या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है, डेफिनेटली है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 6 इन हेप्ट, 6 इन ENE आप लिखेंगे, अभी हम इसको हटाते हैं, परेशान मत होइए। 6 इन, अब 1 ओइक एसिड आप लिखेंगे, 1 ओइक एसिड लिखे या फिर डायरेक्टली ओइक एसिड ही लिख लीजिए, ओइक एसिड, राइट। तो आपको यहाँ पर ओइक एसिड लिखा हुआ है तो ठीक है। जब E एंड O को साथ में नहीं ला सकते तो इसको हटाना पड़ेगा, सही है। तो देखिए 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन ओइक एसिड 4 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को क्रैक करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। IUPAC नेमिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आई रिपीट, और IUPAC नेमिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे हर हाल में सही होना चाहिए, वहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 नंबर जनाब वो आपको किस्मत से मिले हैं एंड आपको वो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्या है, मैचिंग करनी है हमको, पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं एंड आइसोमेरिज्म बताना है हमको। तो यानी कि यहाँ पर आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका आइसोमर बताना है। तो फटाफट से हम इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं जिससे कि आसानी रहने वाली है। एन प्रोपेनॉल एंड क्या है, आइसोप्रोपेनॉल। एन का मतलब होता है जनाब सिंपल सी चेन, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एन प्रोपेनॉल, चलिए यहाँ पर स्पेस है तो फायदा उठाते हैं। प्रोपेनॉल बोले तो 3 कार्बन, प्रोपेन 1 ऑल, ओके 3 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 1 ऑल यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप लगाना है, यस दैट्स इट। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे है जनाब एल्कोहल ग्रुप, तो ये हो गया N प्रोपेन 1 ऑल। ऐसा भी लिखा हो सकता था, N प्रोपेनॉल भी लिखा हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, आइसो प्रोपेनॉल। आइसो का मतलब जनाब क्या होता है, 3 कार्बन होने चाहिए इस तरीके से। आइसो ये हो जाएगा, ओके अब जगह नहीं है ऊपर, इसको सही से बनाते हैं। 3 कार्बन बना लेने हैं इस तरीके से। आइसो का मतलब जनाब ये होता है, राइट, इस तरीके से ये हो जाने वाला है आइसोप्रोपेनॉल। ये हो गया है एन प्रोपेनॉल, ग्रेट। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइसोमर हैं। जब आप इनको पता करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिलने वाला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप
सेम है बट पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब पोजिशनल आइसोमर। दोबारा से रिपीट करते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पोजिशनल आइसोमर, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली आइसोमर तो होने ही वाला है, बट एल्कोहल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफरेंट पोजीशन पर है, तो ये हो जाने वाला है पोजिशनल आइसोमर। ग्रेट, आगे बढ़िए, अभी हम मार्क कर लेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, या फिर हम कर लेते हैं। ए का हो जाएगा थर्ड वन, ग्रेट, थर्ड। सेकेंड, मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, तो चलो अब इसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, पेन चेंज करेंगे। पहली बात तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको आने चाहिए, राइट। मिथॉक्सी प्रोपेन, तो जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन बनाएंगे, इस तरफ जनाब मिथॉक्सी जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन, सही है, मिथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी इथेन, तो यानी कि दोनों तरफ दो दो कार्बन की चेन होने वाली है, मिथॉक्सी प्रोपेन इथॉक्सी प्रोपेन, सही है। ये जनाब कौन सा हो जाएगा, ऐसे करते हैं हम, अभी आपको समझ में आना चाहिए, ये हो जाएगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, मेटामेरिज्म, ग्रेट। क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, ये दोनों मेटामर्स हैं आपस में, कैसे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। मेटामर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन झमाझम चलने वाली है, राइट, ऐसे ही है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। यस, दोनों तरफ कार्बन की चेन झमाझम चल रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये मेटामेरिज्म शो करने वाले हैं। दैट मीन्स ई का हो जाएगा फर्स्ट, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल, ध्यान से वर्ड्स पर फोकस करते हुए चलना है, बिल्कुल दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। प्रोपेनॉन, ONE लिखा हुआ है जनाब यहाँ पर, प्रोपेनल अल, ONE का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, AL का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंफ्यूज अगर हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। प्रोपेनॉन बोले तो 3 कार्बन, प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन, ONE यानी कि जनाब यहाँ पर हो जाएगा कीटोन ग्रुप, ये हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप, दैट्स ग्रेट। प्रोपेनल, तो प्रोपेनल तो पहले तो जनाब बनाइए 3 कार्बन, 1 अल, कोई दिक्कत, 1 अल बोले तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे लगेंगे आप, यहाँ पर सी बना लीजिए, बाकी आपको पता तो था ही कि यहाँ पर सी है, इस तरीके से ये हो जाने वाला है एल्डिहाइड ग्रुप, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है कीटोनिक ग्रुप, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो हो जाने वाला है फंक्शनल आइसोमर, ये सारी चीज़ें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है जनाब रिवाइज करिए, क्योंकि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप कैलकुलेट करके देख पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो जनाब ये हो जाने वाला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सी का फोर्थ, ग्रेट, सी का फोर्थ। ए का जनाब थर्ड हो चुका है, बी का फर्स्ट हो चुका है, सी का फोर्थ हो चुका है, तो बी डी वाला भी आप पता कर ही लेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए नियोपेंटेन, यानी कि पेंटेन बोले तो 5 कार्बन की चेन बनने वाली है, 5 कार्बन की चेन बनने वाली है, नियो के पोजीशन में बनेगी, तो नियो की पोजीशन जनाब इस तरीके से होती है, नियोपेंटेन, राइट, ये हो जाने वाली है नियोपेंटेन। 5 कार्बन, अगर आपको विश्वास नहीं है कैलकुलेट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो 6 बना दिए, कैलकुलेट करके नहीं देखना था, देखना था ताकि आप सही से बना पाएँ, राइट, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, ये हो जाएगा सही, नियोपेंटेन, आपको 5 कार्बन चाहिए यार। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का जनाब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वाई टाइप स्ट्रक्चर होता है आइसोपेंटेन का, 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रक्चर हो जाने वाला है आइसोपेंटेन का। अब जनाब इसको नंबरिंग करिए, 1 2 3, किसी भी तरीके से नंबरिंग कर लीजिए, 3 कार्बन की ही आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाली है, चाहे आप इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से करिए, कैसे भी करिए। बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, ये जो हमने बोला ये लिखा क्यों नहीं स्क्रीन पर, चलिए दोबारा से लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पर है 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर है 4 कार्बन की चेन, आपको पता होना चाहिए, अगर चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म, सिंपल है। 3 कार्बन की चेन यहाँ पर हो गई, 4 कार्बन की चेन यहाँ पर हो गई, चेन डिफरेंट है तो जनाब हो जाने वाला है चेन आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वन। पूरी शिद्दत के साथ आपने समझा है अगर, तो कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली। ए का थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। बी का हो जाने वाला है फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, सी का फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अगर दोबारा से देखना है देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें पूछी गई हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस क्रैक होने वाले हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ें।
डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। 12.5 ओके क्वेश्चन तो है, बट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या पता नहीं, फिगर लिखा हुआ है बट क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बाकी हम क्वेश्चन टाइप करके आते हैं वापस। आपको पीडीएफ में सब कुछ सही से मिलने वाला है। तो ये जनाब हमने लिख लिया है, पूरी तरीके से हमने क्वेश्चन को सही से लिख लिया है। अब आप इसको वापस से पढ़िए और करिए। यूजिंग द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल सी इज। तो आपसे बेशक पूछा गया है यहाँ पर रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल सी का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो जनाब अगर आपने रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कतें हैं। रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सैंपल, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सैंपल, यानी कि मिक्सचर जो भी आपको दिया जाए फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन से जितना भी ऊपर जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ग्रेट। एंड नीचे आपको लिखना है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम द बेस लाइन, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फटाफट से हम वैल्यूज पुट करेंगे, बाकी आपको फॉर्मूला चलिए लिख देते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द सैंपल फ्रॉम द बेस लाइन। देखिए जो भी डिस्टेंस होगी वो बेस लाइन से ही होने वाली है, राइट। और चलिए नीचे भी लिख देते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, राइट, सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम द बेस लाइन, राइट। अब इतना भी लिख सकते हैं। चलिए फटाफट से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए, राइट, जनाब सैंपल ए का आप निकालेंगे, सैंपल सी का निकालेंगे, तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए बहुत ही फोकस के साथ। क्या है जनाब, इसकी देखिए पूरी डिस्टेंस थी, कितनी थी, पूरी डिस्टेंस क्या थी, कोई ज़रूरत नहीं पता करने की। बेस लाइन जनाब 0 पर है, सही है, बड़ी ही अच्छी बात है, बेस लाइन 0 पर है। सैंपल ए कितना ऊपर गया है, बेस लाइन 0 पर है, सैंपल ए कितना गया है 5 सेंटीमीटर। ग्रेट, 5 सेंटीमीटर। जनाब आपको समझ में आना चाहिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही है। सॉल्वेंट फ्रंट की हाइट कितनी है, सॉल्वेंट फ्रंट जनाब गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू ऑफ सी, सी जनाब कहाँ पर गया है, सैंपल बी, ये रहा सैंपल सी, यानी कि 0 से 10 तक गया है, तो ऊपर आप 10 लिखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर भी सॉल्वेंट फ्रंट 12.5 ही होने वाला है। जनाब ये हो चुकी है रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ सी। आपको रेशियो किसका निकालना है, बड़ी ही ध्यान से देखना है। ऊपर हमको ए का रखना है, नीचे हमको सी का रखना है। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए आर एफ ए लिख लेते हैं हम, आर एफ सी लिख लेते हैं। 5/12.5 रखेंगे, 5/12.5 रखेंगे। इसको जब आप नीचे रखेंगे इसके, तो ये रिवर्स हो जाने वाला है, राइट। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए बट फिर भी कर रहे हैं, राइट। इसको आप हटाएंगे तो 1/2 आने वाला है, 1/2। अब आपको आंसर कैसे पूछा गया है, 10⁻⁻2 के फॉर्मेट में, 10⁻⁻2 के फॉर्मेट में, यानी कि ये हो जाने वाला है 0.5 ऐसे होगा। 0.5 को आप 50 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, ग्रेट। तो खाली जगह में आपको 50 लिखना था, खाली जगह नहीं, यहाँ पर x लिखा हुआ है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 50। ऐसा लगा ये क्वेश्चन, बढ़िया है, आसान है, बहुत टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो ही चुका है, नहीं याद हुआ है तो याद करिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। आपकी भी शिफ्ट में आने के चांसेस बने रहेंगे जनाब, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड। ओहो, सल्फोनिक एसिड में जनाब क्या होता है, SO3H होता है। तो बताने जैसा क्या है, तो CH को टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं जनाब, स्ट्रक्चर भी आप देख ही लीजिए। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है जनाब, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, गलतियाँ हुई हैं हमसे। 3 को ऊपर करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड हटाइए, राइट, ये सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर H हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा SO3H का स्ट्रक्चर। बाकी आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सल्फोनिक एसिड में SO3H ही होता है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए जनाब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है, 3 से 4 बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है,
समझ के चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बट आपसे एक ही में 4 क्वेश्चन लपेट कर पूछ लिए गए हैं। आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हिला दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जनाब ये रहा, आगे आइए और भी आगे दिखा देते हैं। यस जनाब, एक क्वेश्चन आपको ऐसा और नजर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ एक और क्वेश्चन है, देखिए जस्ट ओपन होने दीजिए इसको। ये देखिए जनाब, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, बड़े ही शानदार क्वेश्चन होते हैं ये। आपके पूरे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, इन क्वेश्चंस पर आप मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए स्टेटमेंट ए को देखते हैं। यहाँ पर पता करना है करेक्ट, ओके दैट्स गुड। इनकरेक्ट भी देखना है आपको, राइट। ए, ग्लिसरॉल इज प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लिसरॉल इज प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिल्कुल सही है। एंड जनाब इसका टेम्परेचर जब आप पता करेंगे तो होता है 563 केल्विन, सही है। 563 केल्विन होता है, बट आप इसको 453 केल्विन पर भी डिकम्पोज कर सकते हैं प्रॉपर डिस्टिलेशन के साथ, कर सकते हैं, राइट। 453 केल्विन। और इसका जनाब प्रेशर जो चाहिए होता है इस कंडीशन में 453 केल्विन होना चाहिए एंड 12 mm ऑफ Hg का प्रेशर होना चाहिए, राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगी तो अच्छी है, अच्छी बात है जनाब, राइट। अब स्टेटमेंट ए तो जनाब बिल्कुल सही होने वाला है। ग्लिसरोल इज प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, बिल्कुल सही, बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेट, सही है। आगे बढ़िए, बी को देखिए। एनिलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। मिसिबल नहीं जनाब, इमिसिबल होता है। ये लाइन हमने आपको बताई हुई है। आप प्योरीफिकेशन का जब आप वीडियो देखेंगे या फिर प्योरीफिकेशन के और भी क्वेश्चंस करेंगे, पीआईक्यूज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाटर एंड एनिलीन के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज तो करते हैं, बट वहाँ पर एनिलीन इमिसिबल होता है, राइट। एनिलीन इज इमिसिबल इन वाटर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिसिबल, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। थोड़ी सी भी गलती मिसिबल तो आप इमिसिबल पढ़ लेंगे एंड इसको टिक कर देंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसको बी को हटाइए एंड आप पढ़िए स्टेटमेंट सी को। स्टेटमेंट सी क्या है जनाब? इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर, ओके। इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। एजियोट्रॉप मिक्सचर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं जनाब? इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एजियोट्रॉप मिक्सचर यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एंड इससे क्या फ़र्क हुआ? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मींस ड्यूरिंग डिस्टिलेशन इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाला। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही जनाब ये हो जाएगा कंपोजिशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, राइट, सही है। ये चीज़ अगर आपको नोट कर लेंगे तो अच्छी रहेंगी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस कंपोजिशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, करेक्ट, सही है। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पर है। डी को देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन सेम। इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, की बात है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन सेम, यानी कि ऊपर से आपने कुछ कंपाउंड डाला तो मेल्टिंग पॉइंट कम या ज़्यादा नहीं हुआ, सेम ही रहा। तो आपको पता होगा, आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है उसमें अगर आपने कोई इम्प्योरिटी डाली है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, राइट, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन सेम। अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम रहा है ऐड करने के बाद भी, दैट मीन्स आपने प्योर सॉल्वेंट ऐड किया है। अगर वहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी होती तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है अगर उसको मिक्स करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट सेम रह रहा है तो जनाब बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ये, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर ना होता, कोई इंप्योरिटीज वहाँ पर होती तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट कम होने वाला था, राइट। मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट सेम ही है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर। इतने स्टेटमेंट सही हैं, ए सी डी 3 स्टेटमेंट सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन था जनाब ये, इसको रिपीट करना ही करना है। इन चारों स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ना है, समझना है, इसके बारे में कुछ और आप पढ़ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं तो जानिए, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट भी करिए, राइट। एनसीईआरटी की रीडिंग कहीं कहीं पर काम आ ही जाती है, राइट, तो उसको भी करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आपको मेटामर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आप यहाँ पर पढ़ के आए ही हैं। चलिए वापस से चलते हैं, ये रहा मेटामर, राइट, ये मेटामर। यहाँ पर क्या खास चीज़ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एंड फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके बाद क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम वापस आएंगे, वहाँ पर इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं उसको समझिए, परेशान मत होइए इधर उधर। मेटामर्स, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट। थोड़ी सी स्क्रीन हम ऐसे करेंगे तो मेटामर का मतलब होता है जनाब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट ऑक्सीजन के इधर उधर डिफरेंट कार्बन की चेन होगी, राइट। दो इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं, बट सेकेंड वाले में क्या होगी, एक इस तरफ है, चार इस तरफ है, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही है। चलिए हम पूरा स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है आपको वही दिखा दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट यहाँ पर इस साइड एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर 1 2 3 तीन कार्बन की चेन है, ग्रेट। इस केस में दो कार्बन की चेन इधर भी है, दो कार्बन की चेन इधर भी है, यानी कि यहाँ पर 1 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन। कैसा लगा? अच्छा है, कोई दिक्कत? मेटामेरिज्म के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं जनाब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कार्बन के इस तरफ, ऑक्सीजन के इस तरफ कितनी चेन है कार्बन की, राइट। इसी हिसाब से आपको देखना है, तो आपको इसका मेटामर ढूंढना है। चलिए ढूंढ लेते हैं, बहुत ध्यान से इस कंपाउंड को देख लीजिए। नीचे आइए, क्या पहला वाला ऑप्शन सही होने वाला है? ओके, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगी, सी डबल बॉन्ड OH NH, कोई दिक्कत? यस, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा क्योंकि एक साइक्लोहेक्सेन भी होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों को बेंजीन कर दिया गया है, दोनों गलत। थर्ड वन, यहाँ पर एक तो बेंजीन होनी ही चाहिए, दोनों को साइक्लोहेक्सेन कर दिया गया है, ये भी गलत। यहाँ पर तो जनाब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही हिल जाएंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर तो इसको उठा के ऐसे ला दिया गया, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहने वाला है। इधर उधर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने वाले हैं, राइट। मेटामर्स में सिर्फ इतना सा होता है, फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेंज नहीं करना है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मेटामर्स का एक बार फिर से अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ तो सीखे होंगे ही होंगे। सही है, कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही हैं जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है एमंग द फॉलोइंग फॉर अ क्रोमेटोग्राफी। ओहो, क्रोमेटोग्राफी के बारे में डीप नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। चलिए जनाब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से 3 स्टेटमेंट गलत होंगे, एक सही होगा, उसको मार्क करके हमको आगे बढ़ना है। चलिए क्रोमेटोग्राफी के बारे में है। 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर नहीं जनाब, रन फास्टर नहीं, रन स्लोवर होना चाहिए, राइट। तो रन स्लोवर होना चाहिए, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, हमें पता करना है सही। तो सही भी आप लिख लीजिए, रन स्लोवर होना चाहिए, राइट। या फिर इसको हटा देते हैं, कहीं आपको ऐसा ना लग जाए कि प्रिंटिंग एरर की वजह से हमने सही किया है इसको, प्रिंटिंग एरर नहीं है यहाँ पर, सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड उनको देखिए, RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू नहीं जनाब, रेशियो होता है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होने वाली। अभी अभी तो 10 मिनट पहले हम निकाल कर आए हैं रेशियो एक की, राइट। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, अभी अभी आप देख कर ही आए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आइए वापस से दिखाते हैं आपको कहाँ पर हमने जादू किया था। ये देखिए रेशियो निकाला है ना, रेशियो निकाला है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आने वाली है। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाली लाइन गलत हो जाएगी। थर्ड को देखिए, RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड। रिटार्डेशन फैक्टर पोलर कंपाउंड का छोटा होता है इन कंपेरिजन टू नॉन पोलर कंपाउंड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये आपने पढ़ा होगा कि नॉन पोलर कंपाउंड का रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पोलर कंपाउंड, सही पढ़ा था, यस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख ही लीजिए, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट टॉप, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉन पोलर कंपाउंड रिटेन्ड एट टॉप नहीं जनाब, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट बॉटम होना चाहिए एंड पोलर कंपाउंड्स रिटेन्ड एट द टॉप, सही है। पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द टॉप एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द बॉटम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यही है। ऑप्शन नंबर 4 भी जनाब गलत हो जाएगा, तो जो गलत हो जाएगा उसको सही कर लेना है, जो सही है उसको याद कर लेना है, ताकि ऐसी चीज़ें गलत दोबारा से ना होने पाएँ, राइट। क्योंकि अगर जनाब आप PYQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो उसको समझिए, पढ़िए, करिए, राइट। क्योंकि उससे रिलेटेड जब भी PYQ आएगा तो वो आपसे सवाल होना चाहिए, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी तक तो करेक्ट करेक्ट आ रहे थे, बट इस बार पूछ लिया गया है इनकरेक्ट, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ 2 ब्यूटीन, तो चलिए सबसे पहले 2 ब्यूटीन हम बना लेते हैं। इस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ऑब्वियसली हम दोनों 2 ब्यूटीन को बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगी CH3,
यहाँ पर भी हो जाएगी CH3H आप यहाँ पर कर लीजिए। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये है सिस का, एंड इस बार हम बनाएंगे ट्रांस, यहाँ पर CH3, दैट्स ग्रेट, ट्रांस। अब समझ में आएगा। सिस टू ब्यूटीन ये है, एंड ट्रांस टू ब्यूटीन ये है। आर इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, यस स्टेटमेंट सही है, बट आपको पता करना है इनकरेक्ट। ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल, यस। तो जनाब डबल बॉन्ड रिजिड होता है, आसान नहीं है इसको तोड़ना मरोड़ना, तो डेफिनेटली ये नॉट इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए ये वाला लाइन सही हो जाएगी। डबल बॉन्ड की वजह से ये आसान नहीं होने वाला। बट अगर आप थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो जनाब समझिए, ड्यू टू एनर्जी बैरियर एसोसिएटेड विद द रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, राइट। जनाब ये हो जाएगी थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में, ड्यू टू एनर्जी बैरियर एसोसिएटेड विद द रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। इस वजह से आप इसको डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, राइट। यानी कि तोड़ तो लेंगे बट थोड़ी सी ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे। बट ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसको सही मानेंगे कि आसानी से आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट्स ग्रेट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर्स, यस इंडीड, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस स्टीरियो आइसोमर ही है, ये स्टीरियो आइसोमर ही तो हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पर स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑब्वियसली जनाब सेम ही है, तो इसी को तो हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेशक ये वाला लाइन सही है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। थर्ड वन, सिस टू ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस टू ब्यूटीन, भैया ये क्या बात कर दी आपने। ऐसा ही सेम क्वेश्चन तो अभी भी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमें याद नहीं है बट हम कर चुके हैं इसी वीडियो में। देखिए लेस डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होने वाला है, इसका ऐसे होने वाला है, तो इसका म्यू इक्वल टू 0 होगा, सॉरी म्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा। बट ट्रांस के केस में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो जनाब इसका तो म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट 0 होने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिस टू ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट, नहीं जनाब सिस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट कम कैसे हो जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट 0 है, सिस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन गलत है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सही है। आगे देखिए, ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन, बिल्कुल सही लाइन है। ट्रांस टू ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू सिस टू ब्यूटीन। इसका रीजन क्या है, चलिए ये भी समझ ही लीजिए। ट्रांस टू ब्यूटीन का रीजन है जनाब ज़्यादा स्टेबिलिटी का, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ही वो रीजन है जिसकी वजह से ट्रांस टू ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है। इस टू ब्यूटीन में जनाब हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि जनाब ज़्यादा बल्कियर ग्रुप दैट इज CH3 एक ही साइड पर है, राइट। CH3 ज़्यादा बल्कि ग्रुप एक ही साइड पर हैं, दैट मीन्स मोर हिस्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस स्टेबिलिटी। हिस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा तो जनाब स्टेबिलिटी कम होने ही वाली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़िए, कमेंट भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। एमंग VO2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, द स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द स्पीसीज विद लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। बेशक यहाँ पर आपको 3 दिए हुए हैं, उसमें से आपको पता करना है लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी है, जिसकी है उसका स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। करेक्ट, क्लियर, क्या करना है समझ में आ चुका है। चलिए, VO2 पॉजिटिव का मतलब होगा जनाब वैनेडियम 5 पॉजिटिव, एंड इसको हम इसे हटाते हैं यहाँ पे, वैनेडियम 5 पॉजिटिव, एंड और क्या हो जाने वाला है, MnO4 निगेटिव, दैट मीन्स Mn+7 हो जाने वाला है। ग्रेट। Cr2O7 2 निगेटिव, जनाब यहाँ पर क्रोमियम 4 पॉजिटिव हो जाएगा, आई थिंक 7 दूनी 14 2 6 नहीं +6 होने वाला है, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फटाफट से आपको निकालना चाहिए। अगर नहीं आता जनाब सीखिए, अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। वैनेडियम 5 पॉजिटिव, मैग्नीज 7 पॉजिटिव, क्रोमियम 6 पॉजिटिव। तो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए फॉर 3D सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। वैनेडियम 5 पॉजिटिव की लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होने वाली है, देन क्रोमियम 6 पॉजिटिव, एंड एट लास्ट क्या होने वाला है, Mn7 पॉजिटिव। सही है, सही है जनाब। वैनेडियम 5 पॉजिटिव की लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होने वाली है, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, इस तरफ जाते जाएंगे,
यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। वैनेडियम की लीस्ट होने वाली है, यानी कि जनाब इसी का आपको स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था जनाब। इसका जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाम ही नहीं याद आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप निकालेंगे तो आने वाला है 3D0, राइट, 4s2 3D0 आने वाला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड कहाँ से हो जाएंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पेयर्ड अनपेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से हो जाएगा? दैट मीन्स इसका आंसर होने वाला है 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। द स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द स्पीसीज विद लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज 0। सिंपल है। बाकी अगर आपको ये वाला भी नहीं आता था कॉन्सेप्ट, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी वाला, तब भी आंसर 0 ही आने वाला था। देखिए जनाब, क्रोमियम +6 को भी देख लें, मैग्नीज +7 को भी देख लीजिए, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D0 ही होने वाला है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D0 ही होने वाला है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तभी देखिए, क्या उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो करिए, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं थी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के बारे में, तब भी जनाब आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि इन तीनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में ही 0 है, तो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट भी तीनों में ही 0 होने वाला है। सिंपल है। आगे बढ़ें, इजाज़त है आपकी? यस। क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे अब हम। नंबर ऑफ कार्बोकेटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड लिखा हुआ है जनाब, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है जनाब अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जनाब वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल तरीके से जाइए, यहाँ पर पता करिए ऐसा कौन सा है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? जहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही होने वाला है नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, यानी कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो जनाब स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही होने वाली है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर ये वाला कार्बन हो जाएगा ओके, 3 ये 3 ये 2 ये, तो यहाँ पर तो है जनाब 8 अल्फा हाइड्रोजन, आपको चाहिए 0 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपके आंसर में नहीं होने वाला। ये क्या है? ओहो, टर्शरी ब्यूटाइल। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर पूरा है तो गलत हैं आप। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है जनाब 3 कार्बन, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज फंस जाएंगे। टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा। अब बताइए यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। कि कोई कार्बन की वैलेंसी खाली ही नहीं बची तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएंगे? ग्रेट, तो ये 0 है, तो ये आपके आंसर में काउंट होगा। चलिए अभी हम वापस से टिक कर लेंगे दूसरे पेन से, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर भी जनाब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाला, तो दोनों को ही टिक कर लेते हैं, यानी कि ये भी आपके आंसर में काउंट होगा, ये भी आपके आंसर में काउंट होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर है 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है 0 अल्फा हाइड्रोजन। ग्रेट, यहीं से देख पाएंगे प्लस CH3 में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाला, एंड यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाला। दैट मीन्स इसको भी आप टिक कर लेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कैसे हो जाएगा कोई अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सही है। ओके, इसको भी देखिए, यहाँ पर भी जनाब टिक कर लीजिए 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस CH2O CH3 में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है जहाँ पर आपको ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उसके इधर उधर कार्बन पर जाइए, वहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर वहाँ पर कोई हाइड्रोजन है उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि जो पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो आपको नजर आ रहा है, उसके आसपास वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल है, ये आपको आता होगा, बट फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको देखते हैं, यहाँ पर हो जाने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 3 6 3 9, यहाँ पर तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये वाला आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि ये स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही ये स्टेबल हो रहा है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है जनाब इसके पास। जरा ये यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये आपके आंसर में काउंट होने वाला है, दैट मीन्स आपको टिक करना पड़ेगा। अब देखिए कितने हैं जो अल्फा हाइड्रोजन 0 रखते हैं, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 5। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन था जनाब, ये 5 करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट आसान है, हाइपर कंजुगेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बट इस तरीके से अप्लाई करना भी आना चाहिए, राइट। अप्लाई करेंगे तभी जाकर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है जनाब। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? ओहो, एरोमेटिक के बारे में आपसे पूछा गया है।
कंडीशन क्या होती है? साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर, बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर, अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं तभी आगे आना है हमको, तभी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता चलेगा। एरोमेटिक के केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सही है। इसको देखिए, आपको यहाँ पर लग रहा है ये प्लेनर है, नहीं जनाब, प्लेनर कहाँ से हो जाएगा? डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ऐसा होना चाहिए, राइट। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं प्लेनर। तो ये तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये तो प्लेनर वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। जब प्लेनर वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक से पहले आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, तो ये हो जाने वाला है नॉन एरोमेटिक। बट इधर आइए, ये हो जाएगा एरोमेटिक। कैसे हो जाएगा एरोमेटिक? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, राइट। और उसके पाई बॉन्ड्स, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको लग रहा होगा ये नहीं होगा, क्योंकि जनाब ये साइक्लिक के बाहर है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक में होते हैं हम उन्हीं को काउंट करते हैं। इस पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लगेगा कि ये एरोमेटिक पूछा गया है, बट ये वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड जैसे ही आप इनको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे वो हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक। बट ये साइक्लिक के बाहर है तो इसको हम इग्नोर करके रखेंगे। सही है। सी वाला भी जनाब हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, राइट। सही है, सी वाला भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, प्लेनर नहीं है ये। और यहाँ पर सही है जनाब, प्लेनर भी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, तो यस, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक में से कुछ होगा, या फिर हमको इसमें से कोई एक मार्क करना है। पहले नीचे ऑप्शन पे देखिए, नहीं नहीं नहीं, चारों देखने होंगे हमको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चारों देखने होंगे, देखेंगे हम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2, इन सभी पे लिखेंगे 2, दैट्स गुड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये हो जाने वाला है एरोमेटिक, राइट। अगर 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो हो जाते हैं एंटी एरोमेटिक, बट 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाने वाला है एरोमेटिक, दैट मीन्स बी एंड डी, बी एंड डी एरोमेटिक हैं, ए एंड सी एरोमेटिक है। आपसे पूछा गया था एरोमेटिक, दैट मीन्स बी एंड डी वाला कोई ऑप्शन है? ओहो, ओपन हो जा भाई, बी एंड डी ओनली, यस, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया है। ये वाला जनाब प्लेनर है, प्लेनर नहीं है, सॉरी, ये वाला प्लेनर नहीं है, इस वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाने वाला है, राइट। ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको 10 एनुलिन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, वो भी प्लेनर नहीं होता है। आपको लगेगा कि प्लेनर है, बट प्लेनर नहीं है, जिस वजह से। उसी तरीके से ये भी है। आगे आते हैं। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 23 को करने वाले हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड आपसे आईयूपीएससी नेमिंग पूछी गई है। भैया आईयूपीएससी नेमिंग पे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आईयूपीएससी नेमिंग एक अच्छा टॉपिक बन रहा है, प्रैक्टिस करिए, इग्नोर नहीं करना है उसको। आईयूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड ए इज 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। ओहो, क्या ये सही है? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो नहीं जनाब, क्लोरीन सही तो नंबरिंग शुरू होगी, तो 4 क्लोरो कहाँ से हो जाएगा? इसका करेक्ट नेम हम आपको बताते हैं, गलत नेम लिखा हुआ है ये नंबरिंग यहाँ से होगी 1। अब आप इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप इस तरफ आएंगे तो 2 पर मिलेगा नाइट्रो, इधर आएंगे तो 2 3 4 पर मिलेगा नाइट्रो। जनाब हम 2 पर नाइट्रो प्रेफर करेंगे, 2 3 4 5 6, ये है आपकी करेक्ट नेमिंग, करेक्ट नंबरिंग, सॉरी करेक्ट नंबरिंग। जब नंबरिंग ही आपने गलत कर दी है तो आप नेम सही कैसे कर पाएंगे? आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड एज 4 क्लोरो, स्टेटमेंट 1 को काट दीजिए अभी से, इसी वक्त। करेक्ट नेम क्या होने वाला है? 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये होगा सही नेम। 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, नहीं नहीं नहीं। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। अब स्टेटमेंट 1 तो हो चुका है गलत, स्टेटमेंट 2 क्या है? आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड बी इज 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन बोल दिया गया है, दैट मीन्स इसको पूरा मान लिया गया है इस तरीके से, राइट। 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, तो जब इसकी नंबरिंग करी जाएगी तो कहाँ से करी जाएगी? यहाँ से करी जाएगी, राइट। तो 2 इधर से करेंगे तो 3 पर आने वाला है इथाइल, राइट। तो उधर से 2 पर ही नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6। क्या कुछ गलत? एनिलीन, ओहो गलत हो गया है जनाब, एनिलीन बोला गया है, टॉल्यून नहीं, हमसे गलती हुई है, माफ़ी चाहेंगे। टॉल्यून के केस में होता है CH3, हमसे ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं? NH2,
सभी को पता है जनाब, अगर बेंजीन है, पता तो हमें भी था बट गलत हो रहा था यहाँ पर, NH2 है तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं, राइट। और इसको हम टॉलिन बोलते हैं, इसको हम टॉलिन बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका टॉलिन, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन, राइट। एनिलीन है तो इस तरीके से होने वाला है, राइट। इसको आप मान लेंगे पूरी तरीके से, जब इसको मान लेंगे तो नंबरिंग को सही करना होगा। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसको पूरा एनिलीन मान लिया है तो 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, यस 2 मिथाइल 4 इथाइल। बट नंबरिंग जब आप करेंगे तो मिथाइल M होता है, इथाइल E होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E डोमिनेट कर जाएगा A से, तो 4 इथाइल को हम पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल को बाद में लिखेंगे, एनिलीन तो एज इट इज आने ही वाला है। तो सही है, नेमिंग आसान होती है बट कंफ्यूज नहीं होना है मेरी तरह, आसान आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर 10 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, +4 इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट। 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही गलत था बट स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सही है, IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, एक बार रिवीजन करके रखना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, चलिए ओपन होने का इंतजार करते हैं हम। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ओपन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज, ओहो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे गए हैं आपसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं, थोड़ी सी गलती यहाँ पर है, ऑब्वियसली है। तो यस, क्वेश्चन को हमने देख लिया है, यहाँ पर है जनाब 2 डिग्री कार्बन, राइट। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम इज, 2 डिग्री कार्बन एटम कितने होंगे यहाँ पर? तो 2 डिग्री कार्बन एटम यानी कि ऐसा कार्बन जिसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसी को बोलते हैं हम 2 डिग्री कार्बोकटायन, राइट। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख लिए। 2 डिग्री कार्बन का मतलब जनाब ऐसा कार्बन जिसे 2 कार्बन जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन हो गया, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दीजिए, तो ये हो जाने वाला है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए देखिए यहाँ पर, इसको हम ओपन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। CH3 को इस तरीके से लिख लो, आसानी रहने वाली है। CH को एच डी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 को यहाँ पर भी जनाब ओपन कर लीजिए। अब पता करेंगे हम 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। इस कार्बन को पकड़िए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये तो हो गया 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को पकड़िए, एक कार्बन, दैट मीन्स ये हो जाने वाला है 2 डिग्री कार्बन। इसको देखते हैं 1 2 3, ये तो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। दैट मीन्स 2 डिग्री कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट मीन्स 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, करेक्ट, सॉरी 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ऑब्वियसली 1 तो है बट सही से मार्क करना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाने वाला है, क्योंकि ये है 3 डिग्री कार्बन। आप देख पाएंगे यहाँ से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। 3 डिग्री कार्बन ये हो जाने वाला है, 2 डिग्री कार्बन ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ये तो जनाब 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसके अलावा इस तरफ ही कार्बन है। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन तो जनाब बेसिक क्लासेस का है, पहली दूसरी क्लासेस में ही आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। कितने डिग्री कार्बन, कितने डिग्री एल्कोहल, सही है, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी तक, बट बेसिक पर ही फंसाया जाता है बच्चों को, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप पढ़ेंगे नहीं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, बट बेसिक पर जब भी क्वेश्चन आएगा फंसा लिए जाओगे। तो बेसिक को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। जो बेसिक क्लासेस हो रही हैं, लेक्चर स्टार्टिंग के हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अदरवाइज उलझ के रह जाओगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब जनाब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब जनाब होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 टू द पावर n, ये होता है फॉर्मूला। n क्या है यहाँ पर? स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर बोले तो एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। तो कैसे करेंगे हम, पता है ये सब? आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देखिए कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन बोल रहे हैं या फिर कायरल सेंटर बोल रहे हैं, कायरल कार्बन जितने भी होंगे वही होने वाली है n की वैल्यू, उसको हम 2 की पावर में रखेंगे, जितना आंसर आएगा उसको हम करेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये तो कायरल होने वाले नहीं है,
ये वाला हो जाएगा कायरल। कायरल का मतलब होता है कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो ये रहा कार्बन, इधर ब्रोमीन है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और ही है, ये कायरल हो जाएगा। ये वाला भी कायरल हो जाएगा, ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला कायरल कार्बन हो जाएगा। इधर ये वाला भी कायरल हो जाने वाला है, राइट। एंड नीचे वाला भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि जनाब इन पर चारों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक हाइड्रोजन है, इस तरफ कुछ और है, इस तरफ कुछ और है, इस तरफ कुछ और है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको देखने में लग रहा है कि डिफरेंट है, तो यस डिफरेंट है। ये वाला भी कायरल हो जाने वाला है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं। तो 5 कायरल हैं, 2 टू द पावर n के बजाय 2 टू द पावर 5 आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 इंटू 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, दैट मीन्स 32 आने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या था, 32 था। सही है। जीवन में समस्याएं तो नहीं है जनाब, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आसान लगनी चाहिए। ये वाले फार्मूले आएंगे तो ये आसान है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट्स ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है, ऑर्डर पूछा गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, एलिफैटिक एसिड्स आपको दिए गए हैं। तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में आपको क्या मिलेगा, COOH, COOH, COOH एंड COOH। एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आपको आता है क्या? नहीं आता जनाब, सुनिए। आपको एसिड से H+ रिमूव करना है। एसिड से H+ जितनी जल्दी रिमूव हो जाएगा उतना ही अच्छा एसिडिक होने वाला है। सही है। एसिड से आपको H+ रिमूव करना है, जितनी जल्दी H+ रिमूव हो जाएगा उतना ही जबरदस्त एसिड होने वाला है, राइट। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि H+ कितनी जल्दी रिमूव हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप कंपाउंड पर बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपिल होगा तो H+ जल्दी से बाहर जाएगा, क्योंकि जनाब H+ को बाहर जाना है। H+ को जितनी जल्दी आप बाहर निकाल देंगे उतना ही बेहतरीन एसिडिक होने वाला है, राइट। तो H+ को बाहर जब आप निकालेंगे तो उसके लिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतनी ही जल्दी H+ बाहर जाएगा। जितना ज़्यादा निगेटिव होता जाएगा H+ उतनी ही लेट बाहर जाएगा, राइट। H+ उतनी ही लेट बाहर जाएगा, क्योंकि वो बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि जब निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज दूर नहीं जाने वाला। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप पर, कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो यानी कि निगेटिविटी बढ़ा रहे हैं कंपाउंड पर, तो पॉजिटिव चार्ज जाना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी के ऑर्डर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि H+ जल्दी से बाहर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला अगर कोई ग्रुप है तो कंपाउंड को स्टेबल कर रहा होगा, दैट मीन्स H+ बाहर नहीं जाना चाहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कंपाउंड से और ज़्यादा पॉजिटिव डेवलप होता चला जाएगा। पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो फटाफट से H+ बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है। सिंपल। इससे बेहतर तरीके से जनाब हम सही समझा पाएंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ भी चुका होगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है सेम चीज़ को। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ने वाली है, तो आप सभी को पता होना चाहिए CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। CH3 आप यहाँ पर देख पाएंगे, CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जितना ज़्यादा कार्बन अटैच होने वाला है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है, राइट। तो HCOOH की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2 को हटाइए, HCOOH। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? नहीं हुआ जनाब, दोबारा से सुनिए, जो भी हमने बोला है वीडियो को 1 मिनट पीछे ले जाइए, दोबारा से चलाइए, सबको समझ में आ जाएगा। गॉट इट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला है, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है। तो CH3 CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, राइट। ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि CH3 इधर होना चाहिए। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है, एकदम से कम नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहने चाहिए, तभी जाकर जनाब आप आगे के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार फिर से IUPAC नेम का क्वेश्चन आ चुका है जनाब। IUPAC नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं IUPAC नेमिंग पर। फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन X, CH3, ओके। ये कार्बन X है आपका, हाइड्रोकार्बन X, इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, हेप्टेन। तो 7 कार्बन 8 कार्बन की चेन जैसे ही आप डिसाइड करेंगे, 2 ऑप्शंस को आप रिजेक्ट मार सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर हमको जाना है,
पेन चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आने वाला मिथाइल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 पर मिथाइल आएगा। तो हमें कहाँ पर चाहिए? 2 पर चाहिए ऑब्वियसली। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। अब लॉन्गेस्ट चेन हमको सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे तो 6 ही होने वाला है। यहाँ पर जाइए 5 6 7 8, ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इससे लॉन्गेस्ट आप चूज कर नहीं पाएंगे। 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको यहीं पर मिलने वाली है। जो हेप्टेन वाले ऑप्शन है उनको हटा दिए, ये हेप्टेन इनको क्रॉस करो, अलग करो। 2 ऑप्शन को आपने रिजेक्ट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है जनाब। अब नेमिंग कर लेते हैं, सारे ही मिथाइल हैं, इथाइल वगैरह कुछ है नहीं। तो 2 मिथाइल 5 मिथाइल 6 मिथाइल, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? दैट मीन्स चलिए हम नेम कर देते हैं आपको। सबसे पहले 2 5 एंड 6, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और क्या है? ऑक्टेन। सही है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो नहीं है बीच में? नहीं है, ऑक्टेन। 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। थर्ड वन क्यों नहीं होगा? 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 3 4 7 कैसे हो जाएगा जनाब? 3 4 7 यानी कि नंबरिंग इस तरफ से की गई है, तो नंबरिंग इस तरफ से नहीं होगी। जो जल्दी मिल जाता है जिस पर 2 पर मिथाइल, तो ऑब्वियसली हम 2 पर मिथाइल ही प्रेफर करने वाले हैं, 3 पर मिथाइल प्रेफर नहीं करेंगे। राइट, ये सारी चीज़ें पता है आपको। आईपीसी नेमिंग के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान नंबरिंग थी ये, नंबरिंग बहुत ही आसान थी, नेमिंग बहुत ही आसान थी। कुछ भी यहाँ पर टफ ग्रुप्स भी नहीं है, मिथाइल है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हर हाल में क्रैक होना चाहिए। राइट, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जनाब क्या है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, और जनाब बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। राइट, स्टेटमेंट 1, जेल्डाल्स मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। देखिए जनाब, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन, यहाँ तक ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। बट जैसे ही आगे ये लिख दिया गया इन pyridine, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत होगा, ये आपको हम बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम pyridine का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो pyridine का स्ट्रक्चर जनाब क्या होने वाला है? इस तरीके से होगा कि ये रहा pyridine का स्ट्रक्चर, और आप ऐसे कर देंगे। तो जनाब pyridine के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, क्या ये एरोमेटिक है? ऑब्वियसली है। जनाब जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन, ये बात सही होती है एलिफैटिक के लिए। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि नाइट्रोजन रिंग में फंसा हुआ है, नाइट्रोजन रिंग में फंसा हुआ है, दैट मीन्स मोर स्टेबल। यहाँ पर नाइट्रोजन मोर स्टेबल है, यानी कि लेस रिएक्टिव, रिंग से बाहर नहीं आ पाएगा। रिंग से बाहर नहीं आ पाएगा यानी कि जनाब ये एमोनियम सल्फेट, एमोनियम में कन्वर्ट नहीं होने वाला, एमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये एलिफैटिक नाइट्रोजन जो लिखा होता है, एलिफैटिक में जो नाइट्रोजन होगा वो एमोनियम फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, एमोनियम में नहीं कन्वर्ट हो जाने वाला है। राइट, अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो जनाब हम ये स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। नाइट्रोजन जब वहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, तो कहाँ से पता कर पाओगे? जैसे होता है एमीन्स एंड एमाइड्स में, नाइट्रोजन बाहर होता है तो आप आसानी से उसको निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है, यानी कि मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, दैट मीन्स आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो जेल्डाल मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर pyridine के बजाय एमाइन होता या एमाइड होता तो डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में जेल्डाल मेथड का यूज नहीं होने वाला। राइट, पता हो गया? अच्छी बात है, अभी तक आपको आधी अधूरी नॉलेज होगी कि जेल्डाल मेथड का यूज हम करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बट आज आपकी नॉलेज कंप्लीट हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम यूज तो करते हैं जेल्डाल मेथड, बट एरोमेटिक में नहीं करते हैं। राइट, क्योंकि एरोमेटिक में जनाब नाइट्रोजन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जनाब रिंग में होता है तो आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। चलिए स्टेटमेंट 2 को पढ़िए। स्टेटमेंट 2 क्या है? द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू एमोनियम सल्फेट। कैसे भैया, कैसे? अभी अभी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। कैन इजिली बी कन्वर्टेड, नहीं नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगर इजिली कन्वर्ट कर किया जा सकता तो ऑब्वियसली जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही होता, हम जेल्डाल मेथड का यूज करते फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine, बट ऐसा गलत है। इजिली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एमोनियम सल्फेट में, तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। सही क्या है? सही कुछ नहीं है, सही है जनाब ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। राइट,
सही है, आगे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए जनाब। आपको एरोमेटिक से थोड़ा सा होशियार रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस का टेस्ट अगर आपको नहीं पता है जनाब, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो को देखिए, वहां पर हमने सारे टेस्ट के बारे में बता रखा है, सारे टेस्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में जो भी है, सब कुछ, आई रिपीट, सब कुछ, एक एक चीज आपको हमारी वीडियो में बताई जा चुकी है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है हमारा, राइट। जाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट मिलेगी जीओसी की, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाने वाला है। तो वीडियोस को देखते रहिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। वहाँ पर फास्फोरस, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सबका बताया गया है, राइट। बैक टू आवर क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is further treated with nitric acid and ammonium molybdate respectively the yellow colored precipitate। तो आपसे येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट पूछी गई है, राइट। तो आपने पढ़ लिया, चलिए अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम। रिएक्शन क्या होगी, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव की आपको रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी है, फर्दर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की बजाय हम H+ ही ले लेंगे, राइट। एमोनियम मॉलिब्डेट, एमोनियम मॉलिब्डेट क्या होने वाला है, NH4 होल ट्वाइस मॉलिब्डेट, ये हो जाएगा, राइट। एंड H+ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स H+ आप ले सकते हैं, राइट। तो बनता क्या है, एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनता है, एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। तो जनाब उसका क्या होने वाला है, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट। देखिए पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए, जो भी बन रहा है वो बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। 12MOO4, ये एग्जैक्ट तो सब कुछ याद होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस जाएंगे। ये तो जनाब हो जाएगा एमोनियम मॉलिब्डेट, तो ऐसे कर लीजिए, ये क्या है, एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, मॉलिब्डेट, राइट। बड़ा ही बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है जनाब। एंड ये होता है येलो कलर का, राइट। आपको यहाँ पर बताया गया है येलो कलर, तो यस आपको पता होना चाहिए, यही होता है येलो कलर्ड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है, Na3 NH4 होल थ्राइस PO4, यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। गॉट इट, करेक्ट है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं करना है, जो लिखा हुआ है इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। हो सकता है ऐसा कई बार हुआ भी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस बार डायरेक्ट ना पूछे, येलो कंपाउंड इस बार ना बताए, आपसे ये पूछ ले जो कंपाउंड बनेगा वहाँ पर कितने ऑक्सीजन होंगे या फिर वहाँ पर कितने नाइट्रोजन होंगे। जब तक आपको करेक्ट पता नहीं होगा, आप सही से मार्क नहीं कर पाएंगे, राइट। तो रिएक्शन याद करिए, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जनाब, उनको भी पढ़िए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्यूरिफिकेशन, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इग्नोर किए जाते हैं, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 30, आप इग्नोर मत करिएगा उनको, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव ये जनाब क्या होता है, ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपने पढ़ा होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो मटेरियल रोटेट कर देता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल, राइट। जनाब उसी एबिलिटी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखने वाले थे हम, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पोलराइज्ड लाइट, ग्रेट। तो आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर जनाब लाइट तो लेकर आएंगे नहीं, आप मटेरियल में डाली, मटेरियल घूम गया और बता दिया हमने, ऐसा कुछ तो है नहीं जनाब। थ्योरेटिकली अगर आप जाएं तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एसिमेट्रिकल कार्बन जरूर होना चाहिए, एसिमेट्रिकल कार्बन, राइट। ऐसा कार्बन जिसकी चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। या फिर आप और अच्छी भाषा में समझना चाहते हैं तो समझिए कायरल भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको ऐसा ढूंढना है कि कोई ये कार्बन ऐसा है जिसकी चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसी को हम बोलते हैं कायरल, एंड वही हो जाने वाली है ऑप्टिकल एक्टिव, राइट। वही कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, एबिलिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। दैट्स मीन्स यहाँ पर आइए, CH इधर है, OH इधर है, CH3 जनाब ये वाला तो नहीं होने वाला,
एसिमेट्रिकल कार्बन तो होना ही चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्क्रीन को हम और जूम कर लेते हैं। यस, अभी आपको सही से नजर आ रहा होगा। ओके जनाब, कौन सा होने वाला है? ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, ये वाला। बाकी तो कहीं पर भी हमको नजर नहीं आ रहा है, इधर भी इधर भी। यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। आपको कायरल कार्बन ढूंढने हैं। ये तो जनाब किसी भी हालत में नहीं होने वाले, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा? सभी पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये सी, ओके, ये वाला भी नहीं होगा। दैट मीन्स सिर्फ एक है, यहाँ पर आपको 1 लिखना था, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ओनली 1, राइट। सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। और जूम नहीं करना है हमको, थोड़ा सा कम करते हैं, बाकी नॉर्मल पर आते हैं। यस, हियर इट इज। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओहो, एरोमेटिक पर एक बार फिर से क्वेश्चन आ चुका है। एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि आपको साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन इन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद एरोमेटिक के लिए आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो। सही है। तो ये तो जनाब साइक्लिक है, बट प्लेनर कहाँ है? तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला। एरोमेटिक चाहिए आपको, पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर भी नहीं होने वाला। ये क्या बना दिए गए स्ट्रक्चर, कुछ तो कंफ्यूज करिए। यहाँ पर या ये सही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, बट 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एंड जनाब ये पॉजिटिव है, ना कि निगेटिव। पॉजिटिव में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं पॉजिटिव के, राइट। ये जनाब दिखाई दे रहा होगा आपको। अब पॉजिटिव है तो जनाब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो जनाब हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। आपको पता करना है एरोमेटिक, तो ये भी नहीं होने वाला। इसको देखते हैं, 2 2 2, ये तो हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये भी नहीं होने वाला। पिरिडीन, ये जनाब आ गया है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, आपको नजर आ चुका है। ग्रेट। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो ऑब्वियसली जनाब एरोमेटिक ही होने वाला है, क्योंकि साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, ये तीनों चीज सेटिस्फाई पहले ही कर चुकी हैं। तो अभी तक सिर्फ एक ऐसा मिला है जो एरोमेटिक है। ये वाला भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर प्लेनर नहीं है। साइक्लिक है बट प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मीन्स इसका भी करेक्ट आंसर होने वाला है 1। सिर्फ एक ही ऐसा है जो एरोमेटिक होने वाला है, राइट। तो कहाँ गई जाएगा जनाब? ओके, एक बार और पीछे करेंगे। दैट्स ग्रेट, 1। इसका भी करेक्ट आंसर 1 ही होने वाला है, राइट। आगे बढ़ना चाहिए हमको, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 की बारी है। मेथड्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द। आपसे पूछा गया है जो भी प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस पर बेस करते हैं। कहाँ कहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि, देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, नेचर ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब। ये प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी पर ही तो डिपेंड करेगा। अगर इम्प्योरिटी जनाब बदल जाती है तो तरीका भी बदल जाता है उनको अलग करने का, राइट। ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड, ऑब्वियसली नेचर अगर कंपाउंड का वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। सब्लाइम कर जाएगा या नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली यही सही होने वाला है। आगे भी देख लेते हैं। नीदर ऑन द, ओ नीदर कैसे, दोनों है। नेचर ऑफ कंपाउंड ओनली, प्रेजेंस नहीं, दोनों पर ही डिपेंड करता है, कोई एक पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाने वाला है। सही है। क्वेश्चन कैसा लगा जनाब आपको? ये बहुत टफ नहीं है, बट अगर आपने रीडिंग करी है तो समझ में आने वाली हैं चीज़ें ये। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा लगा? क्वेश्चन नंबर 33 अभी बताएंगे आपको। 9 अप्रैल शिफ्ट 1, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पाइरोल। ओके, तो ये जनाब रहा पाइरोल। ये है आपकी पिरिडीन। नीचे आइए, और कुछ है क्या? पाइपरिडीन। ओहो, पाइपरिडीन तो बेशक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 को मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नया टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो जनाब आपसे यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में भी नोट हो जाना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना है हमको। यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं हम, राइट। नाइट्रोजन sp3 लोकलाइज्ड, sp3 लोकलाइज्ड है अगर, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। sp3 लोकलाइज्ड के बाद n sp2 लोकलाइज्ड, राइट। और फिर आता है जनाब n sp2 डी लोकलाइज्ड।
राइट। ये जनाब है बेसिसिटी का ऑर्डर। अगर एसिडिक का ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, बाकी ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। सही है। अब देखिए कहाँ पर sp3 लोकलाइज्ड है, जहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा हो जाने वाला है। sp3 लोकलाइज्ड जनाब कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है sp3 लोकलाइज्ड, राइट। तो पाइपरिडीन का सबसे ज़्यादा हो जाने वाला है, पाइपरिडीन का फोर्थ। ओके, तो 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, फोर्थ से ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फटाफट से चीज़ें क्रैक होने ही वाली हैं। उसके बाद पायरिडीन एंड पायरोल की बेसिसिटी आप मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो यस, आगे बढ़ना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आसानी रहने वाली है। तो नोट कर लीजिएगा अपनी शॉर्ट और कॉपी में, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, दिन आगे बढ़िए। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। तो सब कुछ पता होना चाहिए, पता होंगी चीज़ें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहने वाली है, अदरवाइज समस्याएं तो जीवन में है ही। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 34। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं, जो कि 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। फॉर द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, आपको इंक्रीजिंग pKa वैल्यू का ऑर्डर बताना है, राइट। तो यस, pKa वैल्यू का ऑर्डर बताने से बढ़िया है आप Ka का ऑर्डर बताएं। Ka के ऑर्डर को जब आप रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली वही होने वाला है pKa का ऑर्डर, राइट। तो जनाब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लिखिए, उसको जैसे ही आप रिवर्स करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वही होने वाला है pKa का ऑर्डर, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जनाब Ka से डिफाइन की जाती है। सही है। तो जनाब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखते हैं। क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? देखिए होता क्या है, बेंजीन से देखिए जो भी कंपाउंड है वहां से H+ जितनी जल्दी रिमूव हो जाएगा उतना ही अच्छा एसिडिक होने वाला है। ऐसा लगा यहाँ पर देखिए H+, ये वाला ये H+, ये H+, ये जितनी जल्दी रिमूव होंगे उतना ही बेहतरीन एसिडिक होगा। अब जनाब H+ कितनी जल्दी रिमूव होगा? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बेंजीन पर उतनी ही जल्दी H+ बाहर चला जाएगा, क्योंकि जनाब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने वाले हैं। तो जो ग्रुप बेंजीन पर पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ा रहा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो ग्रुप बेंजीन पर पॉजिटिव स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर रहा होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कम होने वाला है। ठीक है, ए बी सी डी ई आपके पास 5 कंपाउंड दिए हुए हैं। तो जनाब NO2 OCH3, ओके, यहाँ पर भी NO2 है एंड यहाँ पर OCH3 है, ग्रेट। और ए में तो कुछ नहीं है। तो जनाब NO2 क्या होता है? NO2 जनाब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बेंजीन पर पॉजिटिव छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही है। जनाब NO2 क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट मीन्स बेंजीन पर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता चला जाएगा तो H+ बहुत जल्दी बाहर जाएगा। सही है। तो NO2 के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स बी और सी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, ओके। बट बी और सी दोनों में ही, सॉरी बी सी नहीं, बी और डी, ओके, बी एंड डी में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने ही वाली है, ज्यादा ही होगी। तो जनाब यहाँ पर NO2 पैरा पोजीशन पर है एंड यहाँ पर NO2 मेटा पोजीशन पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटा पोजीशन पर, क्या मेटा पोजीशन, यस, मेटा पोजीशन पर M इफेक्ट नहीं चलेगा, बट पैरा पोजीशन पर M इफेक्ट एंड I इफेक्ट दोनों ही होंगे। तो डेफिनेटली बी वाला डोमिनेट कर जाने वाला है इन कंपैरिजन टू डी। तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डी से। सही है जनाब। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देंगे। अब OCH3 ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देगा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब H+ बाहर नहीं जाना चाहेगा, राइट। तो OCH3 के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है, जितने ज्यादा OCH3 उतनी ही स्ट्रेंथ कम। तो जनाब ए, यहाँ पर ए वाला आप देख पाएंगे, यहाँ पर एटलीस्ट कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, राइट। तो बी डी के बाद होने वाला है ए। अब बारी है जनाब सी और ई की, राइट। ये हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब सी, यस, सी एंड ई की बारी है। अब देखिए
जो बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन दोनों में, जो बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बहुत ही जबरदस्त स्टेबिलिटी को बनाएगा। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही देर में H+ बाहर जाएगा, उतना ही कम एसिडिक होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए जनाब। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो जनाब C और E के केस में यहाँ पर मेटा नहीं, पैरा ग्रुप है, ये पैरा पे लगा हुआ है एंड ये मेटा पे लगा हुआ है। आपको अभी भी हम बताकर आए हैं कि मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता है, सिर्फ I इफेक्ट काम करता है। दैट मीन्स यहाँ पर C वाला डोमिनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर E, क्योंकि पैरा पोजिशन में पैरा पर M और I दोनों ही इफेक्ट काम करते हैं, इस वजह से E वाला ज़्यादा डोमिनेट कर पाएगा। बट यहाँ पर E डोमिनेट करेगा का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स ये स्टेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। सेकेंड, पैरा M I दोनों ही इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो जब M इफेक्ट I इफेक्ट दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होने वाला है। दैट मीन्स E सबसे कम होगा और उसके बाद C आने वाला है। ये आपने जो ऑर्डर लिखा है ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बट आपको लिखना है pKa का ऑर्डर। तो जनाब pKa का ऑर्डर के लिए आप इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे तो जनाब फटाफट साइन को रिवर्स करिए, BDACE, ये होने वाला है करेक्ट ऑर्डर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है BD? ओके, तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो बट हमने तो बिल्कुल सही सॉल्व किया है PDACE। तो देख लेते हैं आंसर की में हमने क्या लिखा है। आई थिंक थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर। 34 क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। तो जनाब फर्स्ट वाला कहाँ गया? फर्स्ट में क्या है? BDCAE, BDACE होगा, BDACE, यानी कि जनाब यहाँ पर इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, BDACE। सही है, यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, आप इसको समझ पाएंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शिद्दत से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। आगे बढ़ा जाए, यस आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जनाब, आज के सेशन का यह 35वां क्वेश्चन है। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था एंड ये जनाब क्वेश्चन आ चुका है जिसका इंतजार अभी तक हम कर रहे थे। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पर यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस क्यों नहीं आए। यस आ चुका है। एंड यहाँ पर देखिए 3 स्ट्रक्चर हैं, आपको यहाँ पर कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको कहीं पर न्यूट्रल नज़र आता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू चार्ज, राइट। देखिए यहाँ पर कौन सा न्यूट्रल है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपको न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलने वाला। सेकेंड एंड थर्ड में चार्ज है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो सेकेंड एंड थर्ड चार्ज हैं, बट 1 वाला न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू सेकेंड एंड थर्ड। बट अब सेकेंड एंड थर्ड में हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये कुछ रूल्स हैं, आपको आते होंगे तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए निगेटिव किस पर है? ऑक्सीजन पर। यहाँ पर निगेटिव किस पे है? कार्बन पर। तो आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर। क्या बोल दिया हमने? लिखते हैं यहाँ पर, निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। आपको पता है निगेटिव चार्ज कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ सेकेंड में निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, थर्ड में है निगेटिव चार्ज कार्बन पर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जनाब ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ग्रेट, क्लियर। तो सेकेंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाने वाली है इन कंपेरिजन टू थर्ड। सही है, क्योंकि जनाब सेकेंड में निगेटिव ऑक्सीजन पर है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाने वाली है थर्ड से। 1 2 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ रूल्स आते होंगे तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंडक्टिव, मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड आपके पास दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीनों हो, इंडक्टिव भी हो, मेसोमेरिक भी हो, हाइपर कंजुगेशन भी हो। चलिए
पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कुछ आसानी रहे आपके लिए। ओके, पहले वाले को देखते हैं, OCH3 मेसोमेरिक इंडक्टिव तो होगा बट हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर नहीं होने वाला, तो जनाब इसको हटा देंगे। सेकेंड वाले को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो मेसोमेरिक इंडक्टिव होगा, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी होने वाला है। दैट मीन्स इसको टिक करके रखिए। यहाँ पर तो जनाब कहाँ से कोई ग्रुप ही ऐड नहीं है, तो मेसोमेरिक इंडक्टिव भी नहीं होने वाला। क्लोरीन यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। क्लोरीन में आप इंडक्टिव हो जाएगा बट डेफिनेटली हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ पर भी नहीं होगा, राइट। तो अभी तक सिर्फ एक ही मिला है आपको। यहाँ पर देखते हैं NO2 हाइपर कंजुगेशन भी हो जाएगा, एंड NO2 की क्या है जनाब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यस, यहाँ पर तो तीनों होने वाले हैं, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पर भी तीनों होने वाले हैं, गुड। और इसमें CH3 यस जनाब, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, COCH3, ओके, CH3, दैट्स ग्रेट, ये वाला भी हो जाने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 आपको ऐसे मिले हैं जिसमें ये तीनों इफेक्ट लगने वाले हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट 4 में है। आपसे पूछा गया था नंबर, तो यस आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। यस, गॉट इट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है जनाब, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक बार फिर से जनाब क्वेश्चन वापस से आ चुका है, जो अभी भी हम पढ़ के आए हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, तो वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या था, न्यूट्रल जहाँ पर है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। देखिए न्यूट्रल कौन सा है यहाँ पर, देखिए जूम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आसानी रहने वाली है आपको। एंड यस, हियर इट इज। आप देखिए 1 को देखिए, सेकेंड को देखिए, थर्ड को देखिए। फर्स्ट में यहाँ पर निगेटिव नजर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन पर इसमें है, सॉरी 3, ये तो बहुत ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा जूम कम ही करें तो बेहतर होगा, राइट। यस, यहाँ पर ऑक्सीजन पे है प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन पे है माइनस, सेम ही क्वेश्चन है जनाब, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर है न्यूट्रल, तो जनाब न्यूट्रल है तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड। भी अभी सब कुछ एक्सप्लेन करके आए हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, 35 में, वही सेम यहाँ पर भी है। न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो यस न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है थर्ड वन की। फर्स्ट एंड सेकेंड अभी अभी बता के आए हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, निगेटिव चार्ज, राइट। तो निगेटिव चार्ज जनाब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, दैट मीन्स थर्ड के बाद होने वाला है सेकेंड, उसके बाद होने वाला है फर्स्ट। तो कुछ नहीं किया है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट, बस ऑर्डर को इधर उधर कर दिया है। ऑर्डर को इधर उधर करने से जनाब बच्चे फंसने वाले हैं नहीं, थर्ड सेकेंड वन, दैट मीन्स आई थिंक ऑप्शन नंबर 4, यस ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा, राइट। सेम ही कॉन्सेप्ट है तो एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक बार फिर से हम इस जूम को खत्म करते हैं, नॉर्मल स्क्रीन पर वापस चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, तो ये होता है फॉर्मूला 2 to the power n, राइट। स्टीरियोजेनिक सेंटर, n का मतलब होता है एक जनाब सेंटर ये हो जाएगा और एक ये हो जाने वाला है, राइट। और यहाँ पर भी तो हो जाएगा, राइट, ये भी हो जाएगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो चुके हैं, 3, 1 2 3, तो 2 to the power 3 होने वाला है। 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, ऑब्वियसली 8 ही होता है। यस, इसको टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। याद है ये फॉर्मूले, याद नहीं है तो दिक्कतें हैं, बाकी याद है तो कुछ भी ऐसा भ्रमित करने जैसा है नहीं। तो जनाब फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 39 क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेशन में, 39 क्वेश्चन तो कंप्लीट करिए, दोबारा से भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एंड PYQs तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से रिटार्डेशन फैक्टर का ही आ चुका है, एंड थोड़ी सी अगर स्क्रीन और छोटी हो जाती तो यस हो गई है छोटी, बट इतनी छोटी भी नहीं करनी है हमको। यस, आपको पूरी हाइट क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर। सॉल्वेंट फ्रंट की हाइट यहाँ तक है, बेस लाइन ये है जनाब, और आप सभी को पता है कि जो भी हम हाइट मेजर करते हैं वो बेस लाइन से ही करते हैं। RF की वैल्यू लिखिए, एंड ऑब्वियसली डिस्टेंस स्पॉट ए स्पॉट बी यानी कि 2 हैं, एंड आपको निकालना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन TLC द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए एंड स्पॉट बी आपको दे दी गई है फ्रॉम द बॉटम ऑफ TLC प्लेट, बट फ्रॉम द बॉटम दी गई है यहाँ से, बट आपको यहाँ से मेजर करनी होती है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो रहा है ये, राइट।
रिस्पेक्टिवली, दैट्स गुड। RF वैल्यू ऑफ B इज टाइम्स मोर देन A, ओके। तो ऐसा कि ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो ये रिपीट हुआ है बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर दिया गया है इसको, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पूरी हाइट है, 1 सेंटीमीटर ये कम हो चुकी है, तो यहाँ से ऊपर की हाइट कितनी है, 9 है, बट ठीक है। फिलहाल हम RF A की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला क्या है, इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा अब, आई थिंक, राइट। डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन। ए की बारी है, तो ए जनाब कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एंड इसकी हाइट कितनी दी गई है आपको, 5 सेंटीमीटर, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ TLC प्लेट 5 सेंटीमीटर है, पर फ्रॉम द बॉटम है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर ही आने वाली है, राइट। क्यों आने वाली है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक थी, तो एक यहाँ पर कम हो गया, तो बचे हैं 4, ग्रेट। सॉल्वेंट फ्रंट की हाइट क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से देखिए, 10 सेंटीमीटर पूरा है, हमें यहाँ से मीजरिंग करनी है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जाएगा, एक ऊपर से कम हो जाएगा, दैट मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस है 8, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है जनाब। 1/2 आ जाएगा सॉल्व करके, ग्रेट। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ B भी निकाल लेंगे आप तो आसानी रहेगी, सही है। स्क्रीन हैंग करने लगी है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो स्क्रीन भी थकी गई है, ओके। B का डिस्टेंस क्या है, 7 सेंटीमीटर, बट ये भी फ्रॉम दी बॉटम है, तो यहाँ पर भी हम -1 करने वाले हैं, दैट मीन्स 6 आ जाएगा ऊपर। सॉलिड फ्रंट की हाइट तो 8 ही रहने वाली है यहाँ पर भी, दैट मीन्स 3/4, सही है। अब आपसे पूछा गया है RF वैल्यू ऑफ B इज x इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स मोर देन A, तो जनाब आप इसको रेशियो में लिखेंगे, आसानी से निकालने के लिए आप RF B डिवाइडेड बाई RF A कर लेंगे, तो जो आपको चाहिए वही मिल जाएगा, राइट। RF B क्या है, 3/4 लिखेंगे हम, बस थोड़ी देर स्क्रीन और चल जाए, बस इसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। जब आप RF A रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ A लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाने वाली है, राइट, उल्टा हो जाएगी ऑब्वियसली। 2 करेंगे इसको ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा, ओके, 2 ऐसे जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। देखिए इसको सॉल्व करवा रहे हैं हम, बाकी ये सारी चीज़ें आपको चुटकियों में सॉल्व करनी आनी चाहिए। 1.5 होगा, बट यहाँ पर आपको दिया गया है 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में आंसर, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻1, इस तरीके से, राइट, 15 इंटू 10⁻⁻1, तो जनाब x की वैल्यू आने वाली है 15, गॉट इट। तो चलिए 39 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, ये रहे जनाब आपकी आंसर की 39 क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस करने हैं दोबारा से, अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है तो उस क्वेश्चन को मार्क करिए, दोबारा से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप GOC में मास्टरी हासिल कर पाएँ। GOC में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको मास्टरी हासिल करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, राइट। चलिए जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आप और भी PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं GOC के, तो जाइए साइड में आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, काफ़ी सारे PYQs आपको मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, प्रैक्टिस करते जाइए जनाब, आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।